अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उमैर फ़ारूक साहब हमारे दोस्त हैं, बरतानिया में मुक़ीम हैं, बड़े पढ़े लिखे शख्स हैं। उनकी पाकिस्तान की माशियत और सियासत पर बहुत गहरी नज़र है। उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा बहरान पर एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है। मैं आपको वो पढ़ कर सुनाता हूँ। उन्वान है कि इस्तेहसाली निज़ाम बंद गली की तरफ जा रहा है। अपने ताज़ा आर्टिकल में वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी अशराफिया के पास वक्त ख़त्म हो गया है। इसका मसला ये था कि इसकी खुशहाली की बुनियाद पैदावारियत हरगज़ नहीं थी, बल्कि इसका तमाम तर दारोमदार अवाम के इस्तेहसाल और मुल्की वसाइल की लूट खसूट पर था। मसलन जनरल हाफिज़ को ही देख लें, जो इस क्लब का नया सरबराह बना हुआ है। इसका मुआशी प्लान तमाम तर इस बात के गिर्द घूमता है कि पाकिस्तान के मादनी ज़खायर, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स या कुछ भी किसी को भी बेच दिया जाए, जबकि फौरी कैश का इसके पास इसके सिवा कोई हल नहीं है कि बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर अवाम की जेब काटी जाए। इससे कबल नून लीग और असहाक डार की पॉलिसी भी यही रही कि किसी न किसी तरह कुछ भी गिरवी रख कर कर्ज हासिल किया जाए और इसमें अपना हिस्सा निकाला जाए, या किसी भी किस्म का गैर मुल्की प्रोजेक्ट, चाहे वो बाद में सवैत हाथी ही साबित हो। शर्त सिर्फ ये रही कि अच्छा कमीशन मिले, चाहे इसका बिल अवाम को कई गुना ज़्यादा देना पड़े। ये अशराफिया बंगाल और ओदा के रवायती नवाबों की तरह है, जो खर्च करना जानते थे लेकिन कमाना नहीं जानते थे। शरीफ और जरदारी फैमिली पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदान थे, लेकिन जायज़ और ज़ाहिर आमदन के ज़राए क्या थे? लेकिन अगर सिर्फ खर्च करना और जमा करना आता हो और कमाना ना आता हो, तो बंगाल का ख़जाना भी खाली हो जाता है और सराजुद्दौला का बंगाल का रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को रहन रख देता है। तब मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे सिपह सालार खुद ब खुद पैदा होते हैं, जो हुए, चाहे जनरल बाजवा हो या जनरल हाफिज़। मौजूदा बहरान की असास ये है कि 2018 तक बिक जाने के काबिल सारे असासे पहले ही बेचे जा चुके थे। कर्ज़ों का बोझ पहले ही बेपनाह था। नून लीग की हुकूमत के आखिरी साल में इसहाक डार मुल्क की मोटरवेज, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स को गिरवी रख कर कर्जा लेने पर तुला हुआ था कि इलेक्शन का साल देख कर टल गया। तब इमरान खान आया, जिसने कई दहाइयों के बाद पहली बार मुल्क की पैदावारियत यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की। इसके नताइज तो मुस्बत बरामद हो रहे थे। माशी शरह नमू लंबे अरसे के बाद 6% को पहुंच चुकी थी और ज़र मुबादला के महफूज ज़खायर भी दुगना हो चुके थे। लेकिन अशराफिया को अपने इक़्तिदार का खौफ लाहक हो गया। खौफ ये था कि जब माशियत और माशरा पैदावारियत यानी प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ता है, तो इन तबकात को ताकत और पैसा मिलना शुरू हो जाता है, जो पैदावारी यानी वर्किंग क्लासेस को पैदावारी तबकात होते हैं। और वो तबकात जो महज पैरासाइट या जूकें थीं, वो रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इस कोशिश में उन्होंने रियासत, इसके अदारों और आइन और कानून की जो बर्बादी की वो अलग, लेकिन माशियत की जो बर्बादी की वो बहुत ख़तरनाक है। अव्वल तो फलते फूलते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या पैदावारी सेक्टर को डरा दिया कि यहाँ आज़ाद मुकाबला हरगज़ नहीं, और ना कोई कानून है, ना आइन है, और ना कल का पता है कि क्या होना है। दूसरे, इमरान खान को रोकने की कोशिश में मुल्क का बचा खुचा सरमाया इस तरह तबाह किया कि अब कोई उधार देने पर भी राज़ी नहीं। वजारत ख़जाना की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 1-2 माह में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इतनी गिर जाएगी कि पिछले कर्जे रीशेड्यूल भी ना हो सकेंगे। अब नौबत ये आन पहुंची है कि कहीं किसी से सरमायाकारी तो क्या, कर्जा मिलने की भी उम्मीद नहीं। इस पर मुस्तजाद ये कि अवाम का भी मज़ीद इस्तेहसाल मुमकिन नहीं, क्योंकि इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। वो तो पिछले माह के बिजली के बिल देखकर खुदकुशियाँ करने लगे थे, जबकि मज़ीद पैसा दरकार है और बिजली के बिल मज़ीद कई गुना महंगे आएंगे। ये इस्तेहसाली सिस्टम एक बंद गली, डेड एंड की तरफ जा रहा है। सिस्टम के गिरने पर वक्त का इख्तलाफ तो हो सकता है कि दिसंबर में गिरे या जनवरी में गिरे या बाद में गिरे, लेकिन गिरने पर इख्तलाफ करने वाला अहमकों की जन्नत में ही रहता है।
تحریر عمیر فاروق، آواز و پیشکش جمی ورک۔